ए प्लस बी की अगर बात करें तो प्लस ऑपरेटर होता है और ए और बी ऑपरेंड होता है। और ऑपरेटर कभी भी ऑपरेंड पे वर्क करता है तो कितना ऑपरेंड पे वर्क करेगा उसके आधार पे ऑपरेटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यूनियरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी को कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। एक ऑपरेंड पे वर्क करता है तो यूनियरी ऑपरेटर, 2 ऑपरेंड पे वर्क करता है तो बाइनरी ऑपरेटर, और 3 ऑपरेंड पे वर्क करता है तो टर्नरी ऑपरेटर, है ना? यस सर। टर्नरी का होते हो आप लोग या कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हो इसको? तो मैं ऑपरेटर पे अगर ऐसा होगा तो प्रैक्टिकली फोकस कर लूंगा, लेकिन अभी यहां ऑपरेटर का चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि सी का सारा ऑपरेटर, एक एक ऑपरेटर सी प्लस प्लस में वर्क करेगा और जो सी प्लस प्लस का ऑपरेटर है वो आपको एज ए टॉपिक पढ़ना है, चाहे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हो, चाहे रेफरेंस ऑपरेटर हो, चाहे न्यू ऑपरेटर हो, चाहे डिलीट ऑपरेटर हो, ये सब टॉपिक के हिसाब से हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो ऑपरेटर का पिटारा खत्म। ऑपरेटर आप लोग खुद देखना, मैं अगर रहेगा तो मेरे को लगेगा तो मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट होने के बाद बता दूंगा। क्लियर है? यस सर। सी का सारा ऑपरेटर शुरू में यूज करेंगे तो सी का ऑलरेडी ऑपरेटर से फैमिलियर हो आप। तो लास्ट टॉपिक है पंक्चुएटर। 5 टोकन में लास्ट जो टोकन है वो क्या है? पंक्चुएटर है। पहला टोकन कीवर्ड था, दूसरा टोकन आइडेंटिफायर था, तीसरा कांस्टेंट था, चौथा ऑपरेटर और पांचवा पंक्चुएटर। जिस तरीके से सी का प्रोग्राम, सी का हर एक लाइन, सी के प्रोग्राम का हर एक लाइन किससे एंड करता था? सेमीकोलन से, पंक्चुएटर से। उसी तरीके से सी प्लस प्लस का भी हर एक लाइन किससे एंड करेगा? सेमीकोलन। किससे करेगा जी? सेमीकोलन से, पंक्चुएटर से। क्लियर है? Every line of C and C++ ends with semicolon, punctuator. Clear है? मिटा दें? यस सर। अब देखिए मेन पॉइंट पे आ गए, टोकन सीख गए तो अब प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि C++ का प्रोग्राम लिखिएगा तो आपको क्या क्या, पहले क्या लिखेगा बाद में क्या लिखेगा, उसका कोई फॉर्मेट होगा ना जी? यस सर। तो उसी को बोलते हैं, उसी फॉर्मेट को बोलते हैं स्ट्रक्चर। C++ प्रोग्राम, सी के प्रोग्राम में 6 सेक्शन था, C++ के प्रोग्राम में 5 सेक्शन होगा। तो पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग? सीखेंगे डॉक्यूमेंटेशन, जिसको कमेंट सेक्शन भी कहा जाता है। हेडर फाइल इंक्लूजन सेक्शन पढ़े हो ना? हेडर फाइल सी पे यस सर। कैसे अटैच किया जाता है हेडर फाइल? studio.h include stdio.h। हेडर फाइल का नाम हो गया studio.h। हैश इंक्लूड जो कि प्री प्रोसेसर है, हैश इंक्लूड के द्वारा ही प्रोग्राम में हेडर फाइल लाया जाता है। और हैश इंक्लूड के बारे में पूछे कि क्या है भाई, तो बोलेगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जो कि आप चैप्टर पढ़े होंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का। यस सर। पूरे C++ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? क्लास है, उसको डिफाइन करना। यहां
यूजर डिफाइन फंक्शन, C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करेगा कि बॉटम अप? बोलिए। बॉटम अप अप्रोच फॉलो करेगा कि टॉप डाउन? Bottom, sir. बॉटम अप। बॉटम अप, इसीलिए मेन नीचे होगा और यूजर डिफाइन फंक्शन उसके ऊपर होगा। तो इतना ही पे ये स्ट्रक्चर है, कैप्चर कीजिए। तो अभी शुरुआत में मैं बता दूं कि मैं ये सिखाऊंगा, ये सिखाऊंगा और ये सिखाऊंगा। बिगिनिंग में यही तीनों का यूज करके प्रोग्राम हम लोग लिख लेंगे। क्लास का और यूजर डिफाइन का सेक्शन बाद में होगा। क्लियर है? Yes, sir. चलिए मिटाते हैं। तो सबसे पहले कमेंट वाला सीखते हैं। कितने तरीके का कमेंट C++ में यूज होता है, क्योंकि कमेंट क्या है ये तो सी लैंग्वेज से आप लोग जानते हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको। देखिए जरा ध्यान से, कमेंट सेक्शन जिसको डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन भी बोलते हैं। आप लोग जानते हो कि प्रोग्राम को मीनिंगफुल, अंडरस्टैंडेबल और रीडेबल बनाने के लिए कमेंट का सहारा लिया जाता है। कमेंट कंपाइलर के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं होता है, प्रोसेस नहीं होता है। कंपाइलर कमेंट को इग्नोर कर देता है। ठीक है? C++ में कमेंट दो तरीके का होता है। कितने तरीके का? दो तरीके का। No. सिंगल लाइन कमेंट, या इसको लाइन कमेंट भी बोलते हैं, या मल्टी लाइन कमेंट, जिसको ब्लॉक कमेंट भी कहा जाता है। अब सिंगल लाइन की अगर हम बात करें, ये सिर्फ एक लाइन के लिए दिया जाएगा। स्लैश स्लैश, हम जो मैसेज देना है वो, इसमें कोई एंडिंग नहीं होगा। एग्जाम्पल, डबल स्लैश प्रोग्राम टू प्रिंट सम। ये इसका वैलिडिटी सिर्फ कितने लाइन के लिए होगा? एक लाइन के लिए। अगर मैटर एक से ज्यादा लाइन में चला जाता है, मान लीजिए प्रोग्राम टू प्रिंट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक बात बताइए, दो लाइन में चला गया तो इसका वैलिडिटी सिर्फ एक ही लाइन के लिए है कि एक से अधिक लाइन के लिए? सिर्फ एक लाइन के लिए। एक ही लाइन के लिए। तो आपका कमेंट यही पहला लाइन माना जाएगा ना? Yes, Yes, sir. sir. दूसरा लाइन नहीं माना जाएगा। दूसरे लाइन को भी आप अगर कमेंट बनाना चाहते हैं तो आपको इस दूसरे लाइन के पहले भी क्या देना पड़ेगा? Double slash. स्लैश देना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ये सिंगल लाइन कमेंट हुआ। अब अगला है मल्टी लाइन, जिसको सी स्टाइल कमेंट भी बोलते हैं। ये सब तो सी में बहुत ज्यादा यूज किए थे आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. मल्टी लाइन, जिसको ब्लॉक कमेंट भी कहा जाता है, जिसको सी स्टाइल कमेंट भी कहा जाता है। किसके बीच में होता है? एक मिनट, किसी का रिक्वेस्ट है। कैसे होगा भाई? स्लैश स्ट्रिक के बीच में और स्ट्रिक स्लैश के बीच में ना? Yes, sir. स्लैश स्ट्रिक और स्ट्रिक स्लैश के बीच में जो कुछ भी रहता है उसको कमेंट मानता है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, मल्टी sir. लाइन सिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब C++ तुम लोग पढ़ोगे तो ज्यादा कौन सा कमेंट यूज करोगे? सी वाला कि ये वाला? Multi line, sir. मल्टी लाइन यूज करोगे जब तुम, तब फिर C++ क्या पढ़ रहे हो? Single line, sir. सिंगल लाइन। नया C++ में जो इंट्रोड्यूस हुआ ये हुआ, C++ का अपना जो कमेंट है ये है। ये तो सी से ना लिया गया है ये वाला। वो तो मल्टी लाइन मोस्ट ऑफ द सीखा टाइम, था। अधिकतर
टाइम तुम किसको यूज करोगे? सिंगल लाइन कमेंट को यूज करना। जब 4-5 लाइन को कमेंट करना होगा तो किसका यूज करना? मल्टी लाइन का। ना तो अभी तक सी है ना, सी से पीछा नहीं छोड़ाना चाहते हो क्या? नहीं सर, सॉरी सर। चलिए मिटा दें इसको। यस सर। ठीक, चलिए कमेंट सेक्शन क्लियर हो गया। तो अब उसके बाद है, क्या है? हेडर फाइल, इंक्लूजन सेक्शन। जितने लोग क्लास कर रहे हैं अभी, मेरा क्लास कल भी चलेगा C++ का, क्योंकि आज अभी प्रोग्राम के नियरेस्ट पहुंचा दूंगा, लेकिन पहला प्रोग्राम कल बताऊंगा। तो सैटरडे को जनरली क्लास नहीं चलता है, लेकिन आप लोग का सैटरडे को क्लास चलेगा इस बार C++ का। ठीक है? ओके सर। ओके सर। दिक्कत नहीं नो सर। सर, टाइमिंग हो जाएगा सर। टाइमिंग यही जो टाइम स्लॉट है आप लोग को, उसी टाइम में स्लॉट में का होगा, अलग टाइम नहीं रखेंगे। ठीक है? यस सर। यस सर। मैं भेज दूंगा लिंक। चलिए, हेडर फाइल क्या होता है भाई? तो एक ऐसा फाइल जिसका एक्सटेंशन .h, उसको क्या बोलते हैं? हेडर फाइल। एक ऐसा फाइल जिसका एक्सटेंशन .h होता है उसको हेडर फाइल बोलते हैं। सी लैंग्वेज में काफी हेडर फाइल से आप लोग फेमिलियर हो। stdio.h, conio.h, math.h, stdlib.h, dos.h, string.h, सर डॉस डॉट एच का क्या graphic.h। यूज है सर? क्या बाबू? डॉस डॉट एच का क्या यूज है सर? ctype.h, DOS.h में तुम्हारा सिस्टम फंक्शन है, जो DOS के कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, और प्रोसेस से रिलेटेड जितना सारा हेडर फाइल है सब किसके अंतर्गत है? DOS.h के अंदर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्चुअली सी लैंग्वेज में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बनता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बनता है। ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर बनता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उस समय किसका यूज होता है? DOS.h का, process.h का। क्लियर है? यस यस सर। सर। लेकिन तुम लोग के सिलेबस में एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग वाला था, तो ज्यादातर ये string.h, std, conio, डेटा स्ट्रक्चर में तो ctype.h यूज किए हैं कि नहीं यूज किए थे? यस सर। यस सर। is alpha, is digit फंक्शन यूज किए थे तुम लोग। malloc, calloc, realloc किस फंक्शन हेडर फाइल में था? stdlib.h। तो हेडर फाइल एक ऐसा फाइल जिसका एक्सटेंशन .h हो, उसको हेडर फाइल कहा जाता है। और हेडर फाइल अपने अंदर फंक्शन रखता है कि फंक्शन का प्रोटोटाइप रखता है? बोलो। प्रोटोटाइप सर। प्रोटोटाइप रखता है। प्रोटोटाइप कितने लाइन का इंफॉर्मेशन होता है? एक लाइन का। एक लाइन का ना प्रोटोटाइप देते हो? यस सर। यस सर। फंक्शन कोई लिखते हो, void sum, इसमें जो लॉजिक लिख देते हो, पर इसका प्रोटोटाइप तो एक ही लाइन करना होता है बाबू। यस सर। तो यही वाला चीज रखता है हेडर फाइल। तो कहोगे कि ये वाला चीज कहाँ रहा है? तो ये रहता है लाइब्रेरी में। कहाँ रहता है? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में। जितना लाइब्रेरी प्री डिफाइंड फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है, सब लाइब्रेरी में रहता है। तो लाइब्रेरी में किस रूप में रहता है? .obj यानी ऑब्जेक्ट फाइल के फॉर्म में, जिसको हम नहीं पढ़ सकते हैं। सिर्फ कौन समझ सकता है इसको? सिस्टम सर। एग्जीक्यूट फाइल। मशीन। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट फाइल जो होता है मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होता है। तो कहोगे कि सर प्रोटोटाइप हेडर फाइल में रहता है, तो हेडर फाइल जब अटैच करते हैं तो इसका मतलब प्रोटोटाइप ही आ पाएगा, ये तो नहीं आ पाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, प्रोटोटाइप ही मिलता है। लेकिन जब प्रोटोटाइप मिल जाता है यानी इंफॉर्मेशन मिल गया,
प्रोग्राम के अंदर फंक्शन कॉल करोगे तो एरर नहीं होगा। तो जब प्रोग्राम के अंदर फंक्शन कॉलिंग होता है ना, प्रिंटफ वगैरह का कॉलिंग, तो उस समय कोड अटैच हो जाता है कहां से? लाइब्रेरी से। दिक्कत लिंकिंग के समय, कंपाइलेशन के बाद लिंकिंग के समय सारा ये लाइब्रेरी वाला कोड अटैच हो जाता है। क्लियर है? यस सर। तो ये तो सी का बात था। ये सब किसका बात था बाबू? सी का। C++ में कौन कौन सा हेडर फाइल है ये ना जानना है? यस सर। ठीक है, तो अब मैं फोकस करने जा रहा हूं C++ के हेडर फाइल पे। पूरा मिटा देते हैं। तो देखिए C++ हेडर फाइल, सी की तरह बहुत ज्यादा हेडर फाइल C++ में नहीं है, लेकिन ये भी तो बात है कि सी का सारा हेडर फाइल C++ में काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा क्यों क्यों करेगा? सर। सी से ही तो C++ बनाया। क्यों करेगा उसको बोलते तुम लोग क्या? क्योंकि सर C++ इज सुपर सेट ऑफ सी और सी Yes. सबसेट ऑफ C++, इसीलिए सी का Super set. सारा चीज C++ में काम करेगा। करेगा। नहीं बताया हुआ ये बात? यस सर, सुपर सेट बताया था। यही बोल के निकल जाना है आगे। यस iostream.h, I for input, O for output, stream.h, iomanip.h, इनपुट आउटपुट मैनी फॉर मैनिपुलेटर, मैनिपुलेटर का एक चैप्टर पढ़ाएंगे। एफ stream.h, एफ फॉर फाइल, फाइल हैंडलिंग करेंगे तो एफ stream.h यूज करेंगे। उसके बाद assert.h पर और भी है, पर सबसे ज्यादा यूज होने वाला हेडर फाइल जो है वो कौन है? ये तीनों। और उस तीनों में से पूरे इंड तक की अगर हम बात करें, जब तक प्रोग्राम चलेगा, मैनिपुलेटर चैप्टर नहीं पढ़ोगे या फाइल हैंडलिंग चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो 10-12 चैप्टर में सिर्फ यही हेडर फाइल यूज होगा, और 2 चैप्टर में, एक चैप्टर में ये, एक चैप्टर में ये यूज होगा। क्लियर है? यस सर। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला हेडर फाइल कौन है? जैसे सी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला हेडर फाइल कौन है? stdio.h। यस सर। तो उस तरह से C++ में सबसे ज्यादा यूज होने वाला हेडर फाइल कौन है? iostream. इनपुट iostream.h. आउटपुट स्ट्रीम, STREAM, iostream.h। क्लियर है? यस सर। अब जरा ध्यान दीजिए कैसे लाएंगे हेडर फाइल को। तो एकदम बिल्कुल सी की तरह ही नियम है। हैश इंक्लूड अ हेडर फाइल का नाम iostream.h, हैश इंक्लूड fstream.h पर यहां एक कंडीशन है, इस तरीके का यूज कीजिएगा पुराने कंपाइलर में। ठीक, यस सर, टर्बो सी। यस सर। जो 16 बिट का कंपाइलर है, ब्लू स्क्रीन में रहता है, वहां .h लगा के यूज करना है। पर नया कंपाइलर हम जानते हैं कि हैश इंक्लूड के द्वारा तो हेडर फाइल ही अटैच होगा, तो फिर क्या बताने की जरूरत है कि .h का मतलब हेडर फाइल? सिर्फ नाम लिखिए
तो नया वाला कंपाइलर में आईओ स्ट्रीम सिर्फ लिखिएगा कि डॉट एच भी लिखिएगा? सिर्फ आयो स्ट्रीम। क्लियर है? यस सर। ये दोनों स्टाइल किसका मैं लिख रहा हूं? C++ का। नेक्स्ट ये सी का लिख दिया था क्या? न्यू सर डॉट कंपाइलर एच सर। वो पुराने कंपाइलर के न्यू कंपाइलर के लिए। हाँ, लेकिन है तो सी प्लस प्लस के लिए ना। यस सर। चलिए इसको कैप्चर कीजिए। कहोगे कि जैसे सर आपने बताया कि सी प्लस प्लस जो है सुपरसेट है सी का, है ना? यस तो सर। सी का हेडर फाइल पे तो सी प्लस प्लस में यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। पर अगर सी का हेडर फाइल पुराने कंपाइलर में यूज कीजिएगा तो इस तरीके से यूज कर लीजिएगा। पर नया कंपाइलर क्या करता है कि सी का हेडर फाइल है, उससे पहले सी लगा दीजिए। एनसी स्टैंडर्ड कंपाइलर का मैं बता रहा हूं ये बात, एनसी स्टैंडर्ड। कुछ नया कंपाइलर तो डॉट एच सपोर्ट कर देता है सी लैंग्वेज के लिए, पर एनसी स्टैंडर्ड का कंपाइलर कहता है क्या कि जब सी का हेडर फाइल यूज कीजिएगा, सी का हेडर फाइल यूज कीजिएगा नया कंपाइलर में, तो आपको क्या लेटर यूज करना पड़ेगा बिगिनिंग में? सी। हाँ जी अभिजीत, हैंड रेज आपने किया है। सर एनसी स्टैंडर्ड क्या होता है सर? एनसी स्टैंडर्ड क्या होता है? वाह, चलो देखो सुन लो। एनसी का फुल फॉर्म पढ़ा है, पता है? नो सर। जी सर, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। जी सर। आस्की को बनाने वाला जो कलाकार है वो कौन है? NSI है सर। एनसी है। एनसी का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसी एनसी ने आस्की को बनाया और इसीलिए आस्की कोड को एनसी कोड भी कहते हैं। अब बात है क्या, सी 1972 में बना, सी को कोई पूछ नहीं रहा था, जबकि सी पे यूनिक्स का कोड लिखा जा चुका था, फिर भी पॉपुलर नहीं हुआ था। तब किताब लिखा गया था 1978 में डेनिस रिची और कर्निंगम साहब के द्वारा, कि ताकि किताब सबके पास पहुंच जाए तो वो लोग सी पढ़ के सीख जाए। किताब का नाम था द सी प्रोग्रामिंग। 65 रुपया का किताब पियर्सन एजुकेशन के अंतर्गत आता है। इस किताब को पढ़ के बहुत सारे लोग सी सीख गए और रिसर्च करने लगे। जब रिसर्च करने लगे तो नंबर ऑफ यूजर बढ़ा सी का, तो सी का यूजर बढ़ा तो कंपाइलर बनाने वाला कंपनी एक्टिव हो गया कि चलो हम कंपाइलर बना के देंगे तो एक ही स्थान पर यूजर को लिखने का व्यवस्था, रन कराने का व्यवस्था, सेव करने का व्यवस्था, चेंज करने का व्यवस्था मिल जाएगा। तो कंपाइलर बनाने वाला कंपनी एक्टिव तो हुआ, पर हर कंपाइलर अपने अनुसार से सी का हिस्सा रखने लगा। जैसे मान लो कि ये सी है पूरा, पर टर्बो का कंपाइलर है पूरा सी नहीं रखा, मात्र इतना ही सी का हिस्सा अपने कंपाइलर में रखा। सी तो बहुत बड़ा है। दूसरा कंपाइलर इतना हिस्सा सी का रखा, पूरा सी का कोई हिस्सा अपने कंपाइलर में नहीं रखा। क्यों? क्योंकि सी काफी बड़ा है। तो एक बात बताओ, अभिजीत इस कंपाइलर पे रन कराया, सीखा, रिसर्च किया, और विश्वजीत इस कंपाइलर पे रिसर्च किया, तो जब कंपनी में काम करने अभिजीत जाएगा तो ये कंपाइलर मिल जाएगा तो बहुत चीज
सीखा हुआ काम करेगा? बोलो। नो सर। बहुत कुछ सीखा हुआ इस पे, सीख तो चुके, पर इसमें है ही नहीं, इस कंपाइलर में, तो काम नहीं करेगा। अपने मन से जो रखना होता था सी का हिस्सा रख लेता था लोग कंपाइलर, तो इससे स्टैंडर्ड नहीं ना रहेगा जी। बोलो। अगर अपने मन से सोचो, तुम ही लोग सोचो, तुम लोग अलग स्कूल में पढ़े हो तो क ऐसे लिखते हो, और हम अब अलग स्कूल में पढ़े हैं तो ऐसे लिखने लगे। तुम लोग या र लिखते हो र तो ऐसे लिखते हो र, हम र ऐसे लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड रहेगा? नो सर। नहीं, अपने मनमौजी हो जाओगे, जो मन में आया वो चीज होगा। इसीलिए रूल रेगुलेशन बनाया जाता है, उस रूल को सब लोग फॉलो करेगा। तो सारे लोग हिंदी में यही कब पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि हिंदी का ऐसे ही लैंग्वेज में डिफाइन कर दिया गया है और उसी को फॉलो करने के लिए कहा गया। पर सी में भी यही देखा गया कि मनमौजी हो रहा है, स्टैंडर्ड नाम का कोई चीज नहीं है। तो 1983 में 1983 ईस्वी में एनसी ने, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने एक कमेटी बनाया और उस कमेटी को निर्देश किया कि आप सब जगह घूमिए, इंस्टीट्यूशन में जाइए, कॉलेज में जाइए, कंपनी से मिलिए, कंपाइलर बनाने वाले से मिलिए, सबसे मिलके एक निष्कर्ष पे आइए, कितना सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो कमेटी तो 1983 ईस्वी में बना, पर इस कमेटी ने सर्वे करने में कितना साल लगा दिया? 6 साल। और 6 साल के बाद 1989 ईस्वी में 1989 में अपना रिपोर्ट दिया, और बोला गया इस रिपोर्ट में कि जितना हमने 1989 में जो रिपोर्ट दिया गया उसमें बताया गया कि इतना सी सबको फॉलो करना है, दुनिया का कोई कंपाइलर हो सबको फॉलो करना है, अपने मन से कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना है। अब दीजिएगा तो वो आप रखिए, लेकिन जितना हम कहें उतना रखना ही पड़ेगा ताकि यूजर को दिक्कत नहीं हो। और 1989 ईस्वी में 1989 में एनसी ने सी को मान्यता दे दिया। उस समय जो 1989 में मान्यता मिला सी को, उस सी को एनसीसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनसीसी या C89। क्यों? क्योंकि 1989 ईस्वी में सी बना था, या स्टैंडर्ड सी। समझे अभिजीत? यस सर। तो 1989 में सी को मान्यता मिला था एनसी कमेटी के द्वारा। उससे एक्स्ट्रा रखेंगे उनका मर्जी, लेकिन यूजर को क्या पढ़ाया जाता है? बुक पे लिखा रहता है, पता है क्या? सी का बुक खरीदोगे या देखोगे तो उसपे क्या लिखा रहता है? एनसी सी। इसका मतलब जितना सी ने मान्यता दिया है वो सब चीज उस किताब में है कि नहीं है? है सर। समझ गए? तो Yes, sir. एनसी स्टैंडर्ड का कंपाइलर कहने का मतलब है क्या? कि जो एनसी ने डिफाइन किया है उस रूल को फॉलो करे। क्लियर है? Yes, क्लियर sir. है? तो एनसी Yes, sir. स्टैंडर्ड का जो कंपाइलर होगा नया वाला, वो कहता है कि ठीक है नया कंपाइलर है तो हेडर फाइल में .h नहीं डालना है, पर सी का हेडर फाइल बताने के लिए आपको प्रीफिक्स क्या लगाना पड़ेगा? सी। समझ गए? क्लियर है? यस सर। ठीक है। एक और बात, अगर डिस्कनेक्ट होगा तो रीज्वाइन कीजिएगा इसी से। जावा का क्लास है ना, कि जावा के लिए अलग लिंक भेज देंगे? यस भेज देंगे जावा का लिंक अलग, ठीक है। अब देखिए इतना बात समझ में आया हेडर फाइल का? यस सर। पुराना कंपाइलर में हेडर फाइल जब यूज कीजिएगा तो .h लगाना है कि नहीं लगाना है? लगाना है सर। लगाना है। नया कंपाइलर में यूज कीजिएगा C++ का हेडर फाइल तो .h लगाना है कि नहीं लगाना है? नो नहीं सर। सर।
नहीं लगाना है। और सी प्लस प्लस के हेडर फाइल के पहले भी सी लगाना है। नो सर। यस सर। यस सर। नहीं, सी प्लस प्लस के हेडर फाइल के पहले सी सी लगाना है वाले जी। में लगेगा सर, क्या? सी वाले में सी लगेगा ना सर। हाँ, सी वाला हेडर फाइल में ना सी लगेगा। ये studio.sc का हेडर फाइल है कि सी प्लस प्लस का? नहीं सर, सी का है। सी का है सर। हाँ, उसी तरीके से हैश इंक्लूड math.h लगाना चाहिए, तो सी का हेडर फाइल है तो क्या लिखोगे? math.h कि सी मैथ? सी में। सी मैथ डॉट एच। डॉट एच? सॉरी सर, एच लिखेंगे। डॉट एच नहीं लिखेंगे। क्लियर है? यस सर। तो हेडर फाइल का पिटारा खत्म हो गया। अब आगे बढ़ें। यस सर। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम अभी पढ़ा रहे थे, उसमें 5 सेक्शन मैंने लिखा था, लेकिन मैंने बोला कि शुरुआत में 3 ही सेक्शन पढ़ाऊंगा, बाकी 2 सेक्शन चैप्टर के अकॉर्डिंगली है। तो जिसमें से 3 सेक्शन में से 2 सेक्शन मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? कमेंट और Yes, हेडर sir. फाइल। अब कौन सा हिस्सा है? मेन फंक्शन। मेन है। और इससे तो फैमिलियर हो गया। अब कहोगे सर मेन हम लोग सी में पढ़े हैं फिर भी क्यों चर्चा कर रहे हैं? जानते हो, सी लैंग्वेज का एक मेन का जो फॉर्मेट है ना, वो सी प्लस प्लस सपोर्ट नहीं करता है। सी लैंग्वेज में 3 फॉर्मेट मेन का सपोर्ट होता है, 3 सिंटैक्स, और सी प्लस प्लस में 2 ही सिंटैक्स सपोर्ट करता है, इसीलिए बात बताना पड़ता है। खैर, चाहे सी का प्रोग्राम हो, चाहे सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, चाहे जावा का प्रोग्राम हो, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना शुरू करता है वो किस लाइन से शुरू करता है? मेन से। सी प्लस प्लस का भी प्रोग्राम मेन से शुरू होता है, इसीलिए मेन फंक्शन को एंट्री पॉइंट माना जाता है। क्या माना जाता है? एंट्री पॉइंट। एंट्री। प्रोग्राम के लिए एंट्री पॉइंट माना जाता है क्योंकि यहीं से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। यही मेन फंक्शन जो फर्स्ट लाइन है प्रोग्राम का, जहां से कंपाइलर प्रोसेस करना शुरू करता है। अब मेन को सी हो, सी प्लस प्लस हो, उसमें यूजर डिफाइंड फंक्शन माना गया है। मेन क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शन। कहोगे क्यों यूजर डिफाइंड फंक्शन है? एक बात बताओ, प्रोग्राम के अंदर MAIN लिखता कौन है? बोलो। यूजर तो सर। हम ही लोग लिखते हैं ना। यस सर। यस सर। तो मेन यूजर के द्वारा लिखा जाता है। इसके अंदर जो लॉजिक लिखते हो वो कौन लिखता है? यूजर यूजर। सर। यानी यूजर के लॉजिक को मेन रखता है, और मेन के यूजर के लॉजिक के अनुसार ये काम भी करता है, इसीलिए मेन को यूजर डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है। कोई पूछ देगा कि मेन को यूजर डिफाइंड फंक्शन क्यों कहते हैं? तो मेन इज रिटन बाय यूजर, मेन कंटेन्स द लॉजिक ऑफ यूजर, मेन वर्क्स अकॉर्डिंग द लॉजिक ऑफ यूजर। यूजर के लॉजिक के अकॉर्डिंगली वर्क करता है मेन। मेन यूजर के द्वारा लिखा जाता है और मेन यूजर के लॉजिक को रखता है। इन्हीं सब कारणों के द्वारा मेन को यूजर डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब मेन दिखने में कैसा है सी प्लस प्लस में, ये जानना होगा कि नहीं जानना होगा? यस सर। यस। टाइम कितना बचता है? 3 मिनट सर। आए? 3 मिनट सर। ठीक है। अच्छा, कल मैंने बोला है ना कि सी प्लस प्लस का क्लास होगा। यस सर। सैटरडे को मेरा ये क्लास होगा, क्योंकि प्रोग्राम अब आ गया, मेन आ गया तो प्रोग्राम आ गया। ठीक है। तो अगले दिन चर्चा करेंगे मेन पे और प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। ठीक है, कैप्चर कर लो अटेंडेंस। मैं सी जावा का लिंक भेज रहा हूं। ठीक है। यस सर। दिक्कत? नहीं सर। चलिए, धन्यवाद।